Greetings to everyone. We are back with our last topic that we have discussed, चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर इन LCR सर्किट. लास्ट हमने ये डिस्कस किया था कि कैपेसिटर, इंडक्टर और रेजिस्टेंस तीनों सीरीज़ में कनेक्टेड हैं विद द बैटरी EMF. देन वी हैव टू फाइंड द चार्जिंग ऑफ दिस कैपेसिटर. हाफ ऑफ द टॉपिक वी हैव डिस्कस्ड. आई एम जस्ट रिकॉलिंग यू व्हाट वी हैव डिस्कस्ड in the last video. As the mouse key is pressed between 1 and 2, then EMF E is involved in the circuit. Then potential difference across L is given by L di by dt. Potential difference across C is given by this Q by C, and potential difference across R is given by I into R. We have to remove L from here so that we can change the every value I into dq. E by L di by dt, Q by LC, I by R. Because I is equal to dq by dt, so we have changed this I value as the second order differential equation. d square q dt square, Q by LC and R by L. dq by dt, E by L. Now putting some constant value, R by L we have put 2b, 1 by CL we have put omega square. So we are getting this value, d square q upon dt square plus 2b dq by dt omega square q is equal to E by L. Now we have make this value equal to 0. So E by L is placing on left hand. d square q by dt 2b dq by dt omega square E by L इधर आ गया. E by L is equal to 0. और इन दोनों को हमने एक साथ कलेक्ट कर लिया ओमेगा स्क्वायर कॉमन लेकर के, एंड दिस इज इक्वल टू 0. अब इस सारी इक्वेशन में हमने इसको x कंसिडर किया. उसके बाद x में ही q को चेंज कर दिया है. dx बाई dt की वैल्यू हमारे पास dq बाई dt और डबल डेरिवेटिव भी d स्क्वायर q बाई dt. सो द डबल डेरिवेटिव ऑफ q चेंजेस इनटू x, सिंगल आल्सो चेंजेस इनटू x, एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0. देन we have find this value double derivative differential order equation. तो हमने इसका ट्रायल सोल्यूशन कंसिडर कर लिया. x की वैल्यू हमने कंसिडर कर ली, ये है हमारे पास. तो dx बाई dt और d स्क्वायर x बाई dt को डिफरेंशिएट करके फाइंड आउट कर लिया. ठीक है, इस वैल्यू को इक्वेशन में पुट कर दिया और हमें जो है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई. इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमने सोल्यूशन निकाल दिया. रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ डिस्क्रिमिनेंट रूल, alpha minus b plus minus b square minus 4ac upon 2a. then we find the value of x. अब इस x की वैल्यू हमारे पास आने के बाद जो है ये रिजल्ट आ गया, x is equal to a into this. अब you can see that this is a second order differential equation. ठीक है, तो हमारे पास दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होने चाहिए क्योंकि प्लस और माइनस दोनों वैल्यू हमें मिल रही हैं. प्लस और माइनस वैल्यू दोनों हमें मिल रही हैं. जब प्लस और माइनस वैल्यू लिख रहे हैं तो एक बार हमने इसको a1 के साथ लिख दिया प्लस e की पावर में, और एक बार a2 कंसिडर कर लिया विद द माइनस. ठीक है, इस x को जो हमने माना था, x को हमने माना था दिस वैल्यू, वापस लिख दिया और q का रिजल्ट हमने ये निकाल लिया था लास्ट टाइम. ठीक है, तो अब हमने इससे आगे कंटिन्यू करना है. Q की एक जनरल इक्वेशन हमारे पास आ गई है. अब इस जनरल इक्वेशन में हमें इस A1 और A2 को फाइंड आउट करना है सो दैट वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ Q, यानी कि चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर को हम फाइंड आउट कर सकें कि एक्चुअल में ये है क्या चीज़, क्या इसका रिजल्ट आने वाला है हमारे पास. अब इस चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर को जब हम फाइंड आउट करेंगे तो इस चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर में हमें A1 और A2 दोनों को निकालना है. ठीक है, तो लेट अस कंटिन्यू. A1 और A2 को फाइंड आउट करते हैं, और A1 और A2 को फाइंड आउट करने के लिए हम इनिशियल कंडीशंस को यहाँ पर लगा देते हैं. ठीक है, इनिशियल कंडीशंस का मतलब ये है व्हेन t इज इक्वल टू 0, जब टाइम 0 था तो कोई चार्जिंग नहीं थी, यानी Q इज आल्सो इक्वल टू 0. ठीक है, और जैसे ही Q 0 था तो इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं. एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं अब क्या चल रहा है, 1 2 3, एक मिनट, चलिए 1 ही नाम दे रहे हैं इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1.
अब जैसे ही t को 0 पुट करेंगे तो t को 0 पुट करने का मतलब e की पावर 0 हो गया यहाँ पर। ठीक है, दोबारा से इस इक्वेशन में यहाँ e की पावर t के साथ है तो t 0, तो e की पावर 0 अगेन 1 हो गया, और क्यू भी कितना है 0, तो रिजल्ट हमें मिल गया इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स 0, दिस इज इक्वल टू क्यू नॉट। e की पावर 0 का मतलब किसी की भी पावर 0 हो तो वो 1 ही रहता है। ठीक है, तो प्लस यहाँ बन गया a1 और यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ गई a2 की, यानी 0 हो गया ये। ठीक है, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्यू नॉट एज इट इज a1 एंड a2। अब हम यहाँ से a1 और a2 को निकालना चाह रहे हैं तो हमें एक इक्वेशन मिलेगी। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम लिख लेते हैं a1 प्लस a2, दिस इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट, इक्वेशन नंबर 2 नाम दे रहे हैं हम इसको। ठीक है, क्यू नॉट को उधर ले गए, a1 प्लस a2, दिस इज माइनस क्यू नॉट। अब एक कंडीशन हमने लगाई इनिशियल, तो हमें ये रिजल्ट मिल गया है, यानी a1 प्लस a2 मिल गया। अब एक दूसरी कंडीशन लगाते हैं ताकि ऐसा ही कुछ रिजल्ट मिले और उनको प्लस माइनस करके हम a1 a2 को फाइंड आउट कर सकें। तो अब क्या करते हैं, इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन में दोबारा से यहां लिख रहा हूं क्यू, दिस इज इक्वल टू क्यू नॉट प्लस a1 e की पावर माइनस b प्लस बी स्क्वेयर माइनस ओमेगा स्क्वेयर इंटू टी प्लस a2 e की पावर माइनस b, आई थिंक रिफ्लेक्शन की प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा ही हो रही है, माइनस b, अब यहाँ माइनस के साथ बी स्क्वेयर माइनस ओमेगा स्क्वेयर इंटू में टी। सो दिस इज आवर इक्वेशन। ठीक है, इसको हमने डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करने का मतलब है आपने दोबारा नहीं लिखनी इक्वेशन, सिर्फ आपने डिफरेंशिएट करना है डी क्यू बाई डी टी। मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि हमने पेज बदल दिया है, बार बार बदलने की जरूरत नहीं है। डी क्यू बाई डी टी, इसका तो रिजल्ट आ गया 0। अब इसको डिफरेंशिएट करना है हमने। ई की पावर अगर कुछ भी वैल्यू है हमारे पास तो वो एज इट इज आगे आ जाएगी, यानी माइनस के बी प्लस बी स्क्वेयर माइनस ओमेगा स्क्वेयर। ठीक है, a1 एज इट इज और e की पावर भी हमारे पास एज इट इज रहेगी, माइनस बी प्लस बी स्क्वेयर माइनस ओमेगा स्क्वेयर इंटू में टी। क्योंकि हमने इसको डिफरेंशिएट किया है तो e की पावर x हो तो x, जैसे e की पावर 2x है तो 2 आगे आ गया, e की पावर x है एज इट इज यहाँ, और a1 भी एज इट इज। ऐसे ही इसको डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो प्लस माइनस बी माइनस बी स्क्वेयर माइनस ओमेगा स्क्वेयर a2 और e की पावर एज इट इज माइनस बी स्क्वेयर माइनस ओमेगा स्क्वेयर और इनटू में t हमारे पास आ गया। ठीक है, तो ये रिजल्ट हमें यहाँ पर ये मिल गया है। अब इनिशियल कंडीशन यहाँ पर भी लगा देते हैं, यानी व्हेन t इज इक्वल टू 0 था तो चार्ज में भी कोई चेंज नहीं था, डी क्यू बाई डी टी विल ऑल्सो बी इक्वल टू 0। एक बार तो इनिशियल कंडीशन हमने सिंपल इक्वेशन में लगाई और दूसरी बार हमने इनिशियल कंडीशन डिफरेंशिएशन के साथ लगा दी। अब t की पावर 0 तो ये टर्म e की पावर 0 हो गया, 1 हो गया यहाँ पे। ऐसे ही e की पावर 0 ये टर्म भी क्या हो गई, 0 हो गई। अब नाउ डी क्यू बाई डी टी दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 0। तो कंडीशन लगाने के बाद यहाँ हमारे पास 0, दिस इज इक्वल टू माइनस बी प्लस बी स्क्वेयर माइनस ओमेगा स्क्वेयर a1, e की पावर 0 इज 1। ठीक है, प्लस
ये A2 के साथ रहेगा, A2 माइनस बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये रिजल्ट हमें यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, अब इसमें इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं आगे। 0 दिस इज इक्वल टू A1 के साथ माइनस बी जा रहा है और A1 के साथ ये रिजल्ट जा रहा है। ऐसे ही A2 के साथ भी माइनस बी जा रहा है और A2 के साथ ये जा रहा है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि A1 के साथ भी बी जा रहा है माइनस का, A2 के साथ भी माइनस का बी जा रहा है। तो इसको हम माइनस बी को कॉमन ले लेते हैं यहाँ और अंदर लिख दिया A1 प्लस A2। ऐसे ही बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर A1, बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर A2 के साथ, तो इसको भी कॉमन ले लेते हैं, प्लस बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर को कॉमन ले लिया हमने और ब्रैकेट में रह गया A1 प्लस A2। ठीक है, सॉरी माइनस आ जाएगा यहाँ क्योंकि ये माइनस के साथ है। यहाँ तो दोनों में माइनस था तो माइनस बी कॉमन ले लिया, A1 भी प्लस का और A2 भी प्लस का है, लेकिन ये प्लस है और ये क्या है माइनस, तो A1 तो प्लस का ही रहा और A2 क्या हो गया माइनस का हो गया। अब हमारे पास ऊपर एक इक्वेशन आई थी, इक्वेशन नंबर 2, यहाँ ये देखो, दिस वन इज द इक्वेशन A1 प्लस A2 इज इक्वल टू माइनस क्यू नोट। तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं हम, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 A1 प्लस A2 की जगह हम पुट कर देंगे 0 दिस इज इक्वल टू माइनस बी क्यू नोट। ठीक है, और ये माइनस के साथ था हमारे पास। ठीक है, माइनस बी और ये हमने यहाँ पर पुट कर दिया है, प्लस ये टर्म एज इट इज रही, बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर A1 माइनस में A2। ठीक है, एक सेकेंड देख लेते हैं वैल्यू क्या थी, माइनस में क्यू नोट है, ये A1 प्लस A2 माइनस क्यू नोट है, तो ये माइनस क्यू नोट पुट करेंगे तो माइनस और माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे, दिस इज माइनस क्यू नोट और ये माइनस माइनस प्लस हो गए। तो अब यहाँ से वैल्यू को निकाल लेते हैं, इसको A1 माइनस A2 दिस इज इक्वल टू, ये दोनों प्लस हो गए और दूसरी तरफ चले गए जीरो की तरफ, यानी बी क्यू नोट। ठीक है, और जब ये दूसरी तरफ जाएंगे तो किस चीज़ के हो जाएंगे माइनस के, और अपॉन में ये चला गया इसके बी स्क्वायर माइनस में ओमेगा स्क्वायर। इक्वेशन नंबर इसको नाम दे दिया हमने 3rd। एक वैल्यू A1 प्लस A2 की आ गई थी हमारे पास, लिख देता हूँ यहाँ A1 प्लस A2 दिट इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट। ठीक है, और दूसरी वैल्यू ये है हमारे पास। तो अब इन दोनों को एक बार ऐड कर देते हैं, एक बार सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ताकि A1 और A2 के रिजल्ट्स हमें मिल जाएं। ठीक है, एडिंग द इक्वेशन 2 and 3, एडिंग इक्वेशन 2 and 3। जैसे ही इनको ऐड करेंगे, ध्यान से देखो, A2 प्लस का A2 माइनस का कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये क्या आ गया डबल A1 दिस इज इक्वल टू, राइट साइड को भी ऐड कर देते हैं, माइनस का बी क्यू नॉट अपॉन बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर और माइनस का क्यू, ये हमारे पास वैल्यू आ गई क्यू नॉट के साथ। ठीक है, अब इसमें से कॉमन ले लेते हैं, A1 माइनस का क्यू नॉट कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रह गया 1 प्लस बी ओवर बी स्क्वायर माइनस में ओमेगा स्क्वायर, और ये जो 2 है ये इसके नीचे चला गया। तो A1 का रिजल्ट हमें मिल गया है यहाँ कि ये आ गया A1। अब की बार A2 को निकालना है, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 3। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 3 में से,
तो A2 मिलेगा हमें यहाँ पर। ठीक है, मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूँ, वैसे आप सोल्व करके देख लेना उसको, ऑलमोस्ट यही मिलेगा। दिस इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 1 माइनस बी स्केयर माइनस ओमेगा स्केयर। याद रखने का तरीका ये है कि A1 में यहाँ पर प्लस आएगा, A2 में यहाँ पर माइनस आएगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया है इसको। आप सब्ट्रैक्ट करके देख सकते हैं जैसे इसको हमने सॉल्व किया है। ठीक है, जब आप इसको यहाँ लिखेंगे, ये 3 है तो यहाँ A1 प्लस A2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, तो ये तो हो जाएगी कैंसिल, सॉरी ये तो हो जाएंगे माइनस और ये हो जाएगा माइनस, तो ये तो कैंसिल हो गए, माइनस के हो गया ये, और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो क्यू नॉट कॉमन लेंगे तो रिजल्ट ही आ जाएगा आपके पास। अब हमारे पास इक्वेशंस में A1 और A2 दोनों आ गए हैं, और जब A1 और A2 दोनों आ गए हैं तो इक्वेशन थी हमारे पास ये, और इन्हीं को हम निकाल रहे थे एक्सेप्ट में क्या है, तो हमने इन कोफिशिएंट्स को निकाल लिया है A1 और A2 को, और इन दोनों की जगह ये दोनों रिजल्ट्स हम यहाँ पर पुट कर देते हैं सो दैट वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ Q। पुटिंग वैल्यू ऑफ A1 एंड A2 इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में हमने इनको पुट करना है, तो Q दिस इज इक्वल टू, ठीक है, रिजल्ट थोड़ा सा अब लेंथी हो जाएगा, ये ऊपर वाला ध्यान में रखते हुए लिखना है इसको। Q नॉट एज इट इज प्लस A1 की वैल्यू कितनी है, दिस इज द वैल्यू ऑफ A1। ठीक है, तो यहाँ पहले ही मैंने प्लस लिख दिया था, माइनस है यहाँ पर हमारे पास A1 में, तो माइनस Q नॉट डिवाइडेड बाई 2 1 प्लस बी स्केयर माइनस में ओमेगा स्केयर, ए को लिख दिया A1 को, इनटू में ई की वैल्यू एज इट इज माइनस बी प्लस बी स्केयर माइनस ओमेगा स्केयर इनटू में टी। अब A2 क्या है देख लेते हैं, ये भी माइनस में है तो यहाँ माइनस लिख लेते हैं। A नॉट Q नॉट डिवाइडेड बाई 2 1 माइनस बी ओवर बी स्केयर माइनस ओमेगा स्केयर इनटू में ई की पावर एज इट इज, ई की पावर हमारे पास क्या है, दिस इज द ई की पावर माइनस बी स्केयर माइनस ओमेगा स्केयर और इनटू में टी। सो दिस इक्वेशन इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ वैल्यू ऑफ Q। अब ये इक्वेशन हमारे पास एक जनरल सॉल्यूशन आ गई है। ठीक है, और जब ये जनरल सॉल्यूशन आ गया तो अब इस इक्वेशन में हम ये कह सकते हैं कि हम चार्जिंग को डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, तो ये इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है कि किस तरीके से कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन फॉर रिप्रेजेंटिंग चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर किस सर्किट में है, ये LCR सर्किट में। लेकिन ये अब जो इक्वेशन हमारे पास आई है, काफ़ी लेंथी सी बड़ी सी इक्वेशन आ गई है, इस इक्वेशन में Q बहुत बार आ चुका है, यहाँ पर Q नॉट भी आ चुका है, और ये सब कुछ इस B ओमेगा पर डिपेंड कर रहा है। हर इक्वेशन में ये B ओमेगा है, यहाँ पर, यहाँ भी है और यहाँ भी है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन वैल्यू ऑफ B एंड ओमेगा। अब ये B और ओमेगा आए कहां से थे, स्टार्टिंग में हमने इनको पुट किया था कुछ ना कुछ। ठीक है, तो अब इस B और ओमेगा को लेकर के इसको हमने सॉल्व करना है। ठीक है, मैंने कहा था कि लेंथी टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है। जब आप इसको एक बार गो थ्रू हो जाओगे तो इसको लिख कर देखोगे, तो जब डिस्चार्जिंग करेंगे हम तो उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आने वाली आप लोगों को। ठीक है, एक या दो बार आप जब प्रैक्टिस करेंगे इसको तो आप इजीली कर सकते हैं। अब B और ओमेगा की कंडीशन लेकर के इस Q को फाइंड आउट करते हैं। एक बार तो हम B को बड़ा मान लेते हैं ओमेगा से। जब B को बड़ा मान लेंगे ओमेगा से तो ये सब कुछ पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ भी
और यहाँ भी। एक बार इक्वल मान लेंगे, इक्वल मानते ही 0 हो जाएगा सब कुछ यहाँ पर, ठीक है। फिर एक बार लेस देन मान लेंगे, उसमें ये माइनस आ जाएंगे रिजल्ट्स हमारे पास। तो 3 कंडीशन है जिसमें कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, तो उन तीनों कंडीशंस को हमने डिस्कस करना है कैसे हो रहा। तो केस 1 के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करते हैं अब, ठीक है। इक्वेशन केस 1 में, केस 1 में हमने बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ओमेगा स्क्वायर कंसीडर कर लिया है। बी की वैल्यू मैं लिख रहा हूं, क्या थी हमारे पास, r अपॉन 2b, और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो सॉरी l थी यहाँ, तो ये r का स्क्वायर और 2 का हो गया 4l स्क्वायर, दैट इज ग्रेटर देन 1/LC, ठीक है। r बाय 2l थी तो r का स्क्वायर तो 4l स्क्वायर और ग्रेटर देन LC हो गया ये। अब इसको हम ये मान करके इक्वेशन जो हमारे पास रिजल्ट में आई है, इक्वेशन नंबर नाम दे देते हैं उसको, इक्वेशन नंबर हमारे पास 4 नाम दे दिया हमने इसको। 4 के अंदर ये सब कुछ पुट करना है। अब ध्यान से देखना है, सिर्फ आपने बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। जब हमने b को ग्रेटर देन ओमेगा स्क्वायर कंसीडर कर लिया है, तो इसका मतलब ये हो गया है कि सारा का सारा रिजल्ट पॉजिटिव में रहेगा, क्योंकि b में से ओमेगा माइनस हो रहा है। और जब सारा का सारा रिजल्ट पॉजिटिव में रहेगा तो Q की वैल्यू एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रही है यहाँ भी और इस टर्म के साथ भी, यानी कैपेसिटर की चार्जिंग हो रही है एक्सपोनेंशियली। लेकिन एक्सपोनेंशियली चार्ज होने के साथ साथ ये b और ओमेगा फैक्टर्स पर भी डिपेंड कर रहा है, कांस्टेंट वैल्यूज के ऊपर। तो हम इसमें ये लिख सकते हैं, व्हेन b इज ग्रेटर देन ओमेगा स्क्वायर, in such case we find both the coefficient of exponential term, एक्सपोनेंशियल के टर्म जो भी हमारे पास है आर रियल है। वो रियल क्यों, क्योंकि पॉजिटिव में स्क्वायर रूट है, वो पॉजिटिव में स्क्वायर रूट है इसलिए रियल है। एंड अगर रियल है, चार्ज जो है, एंड चार्ज गोज ऑन इंक्रीज होता रहेगा एंड फाइनली attain its maximum value to Q नॉट। एक्सपोनेंशियली चार्ज इंक्रीज होता रहेगा, कब तक होता रहेगा, जब तक वो Q नॉट तक नहीं पहुंच जाता। एक्सपोनेंशियली इंक्रीज है, जैसे हमने लास्ट केसेस में डिस्कस किया था, चार्जिंग हो रही है कैपेसिटर की और जब t इज इनफाइनाइट तो Q नॉट को वो रीच करता है। यहां भी वही कंडीशन लिख ली, लेकिन ये b और ओमेगा फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। और जब ऐसे चार्ज इंक्रीज हो रहा हो रियल के साथ, रियल वैल्यू के साथ एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा है, देन दिस चार्ज इज कॉल्ड डेड बीट और नॉन ऑसिलेटरी, और इसको दूसरा नाम भी कह देते हैं, और ओवर डैम्प्ड का मतलब एकदम से बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। और जब तक बढ़ेगा जब तक वो मैक्सिमम नहीं हो जाता है। इसको हम रिप्रेजेंट भी करेंगे ध्यान से, अभी सिर्फ मैंने इनको वर्डिंग्स में लिखा है। तो फर्स्ट केस में जब बी स्क्वायर ग्रेटर देन है ओमेगा स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट में जो भी वैल्यू है वो रियल रहेगी, और जब एक्सपोनेंशियल की पावर रियल हो गई तो चार्ज एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता रहेगा। कब तक, जब तक वो Q नॉट तक नहीं पहुंच जाता। जब वो Q नॉट तक पहुंच जाएगा तो इसका मतलब चार्ज स्टॉप हो जाएगा, चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर। और ऐसे चार्ज जब इंक्रीज होता है तो उसको नाम दे देते हैं डेड बीट, नॉन ऑसिलेटरी और ओवरडैम्प्ड। ये वर्ड नॉन ऑसिलेटरी क्यों यूज किया, ऑसिलेटरी वर्ड जहां साइन टर्म आ जाए, कहीं साइन या
कोस टर्म आ जाए तो वो ऑसिलेटरी टर्म है, लेकिन यहाँ पर ना तो साइन है ना कोस है, तो ये ऑसिलेटरी चार्ज नहीं है हमारा। केस सेकंड को डिस्कस करते हैं अब की बार हमने बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर कंसिडर कर लिया है, यानी कहने का मतलब ये कि आर स्क्वायर अपॉन 4l स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1/LC। ठीक है, अब इसको वहां पर पुट करते हैं दोबारा से इक्वेशन के अंदर। जैसे ही बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर को पुट करेंगे तो आप दोबारा से इक्वेशन को ध्यान से देखें, ये टर्म जीरो हो गई, ये टर्म भी जीरो हो गई, यहां पर बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर भी जीरो, और यहां भी ये भी जीरो के बराबर आ रहा है। जब ये सब कुछ जीरो हो गया तो क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, क्यू दिस इज इक्वल टू क्यू नॉट। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर जीरो हो रहा है, तो क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट डिवाइडेड बाय 2, 1 प्लस जीरो जो ए की टर्म थी, ठीक है, इंटू ई की पावर जीरो हो गया, सॉरी माइनस बी के साथ, माइनस बी प्लस जीरो हो गया ये, इंटू में टी, माइनस क्यू नॉट डिवाइडेड बाय 2, 1 माइनस दिस टर्म जीरो एंड ई की पावर माइनस बी माइनस जीरो इंटू में टी। ठीक है, मैंने थोड़ा सा उसको एक्सप्लोर करके लिख दिया है, आपने इतना लिखना नहीं, मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा है। आप सीधा ये भी लिख सकते हैं जो रिजल्ट आएगा, क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट डिवाइडेड बाय 2 ई की पावर माइनस बी टी, माइनस क्यू नॉट डिवाइडेड बाय 2 ई की पावर माइनस बी टी। ये टर्म बचेंगी हमारे पास सिर्फ, सेम टर्म है, माइनस के साथ हैं, दोनों ऐड हो गई, तो क्यू नॉट माइनस में माइनस माइनस ऐड हो गई और 1 2 बन गए, क्यू नॉट डिवाइडेड बाय 2 ई की पावर माइनस में बी टी, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्यू नॉट कॉमन आ गया, वैल्यू क्या बची है हमारे पास, अगर आप लिखना चाहें तो 1 माइनस ई की पावर माइनस में बी टी। दिस इज द रिजल्ट। ठीक है, 1 माइनस में रिजल्ट आ गया, और 1 माइनस में जब भी रिजल्ट आता है तो चार्ज हमेशा एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है, और कंडीशन क्या है कि बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है। और मैंने पिछले आर्टिकल्स में ये बात आप लोगों को बताई थी कि 1 माइनस में एक्सपोनेंशियल की पावर आ जाए तो इट मीन्स इट इज इन शोइंग दैट द चार्ज इज इंक्रीजिंग, और वी कैन से ग्रोथ ऑफ चार्ज इज एक्सपोनेंशियली हायर। पहली इक्वेशन में भी हमारा एक्सपोनेंशियल था जब ये हमने कंसीडर किया, लेकिन वहां पर कुछ टर्म इन्वॉल्व थी, ये वाली टर्म कैंसिल नहीं हुई थी, यहाँ ई की पावर फिर भी है, यहाँ ये टर्म कैंसिल नहीं हुई थी, ई की पावर है यहाँ पर, ये भी एक्सपोनेंशियली इंक्रीज था केस फर्स्ट में जब बी स्क्वायर ग्रेटर देन है। ठीक है, लेकिन दूसरे केस में ये कैंसिल हो गए और सिर्फ ई की पावर रह गया, तो इन फैक्टर्स पर डिपेंड नहीं है वो, इसलिए केस सेकंड के अंदर एक्सपोनेंशियल तो रहेगा लेकिन उसका इंक्रीज पहले से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, जो मैं वर्डिंग्स बोल रहा हूं वो थोड़ी सी ध्यान से आपने सुननी है, क्योंकि यही चीज इसको और इसको डिफरेंशिएट कर रही है। ठीक है, और यू कैन से द रिजल्ट इज सेम एज ऑफ फर्स्ट, बट रेट ऑफ ग्रोथ इज हायर। इस बार इसका रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो थोड़ा सा हायर रहेगा। ठीक है, और इसको भी हम क्रिटिकली डैम्प्ड चार्ज का नाम रिप्रेजेंट करेंगे। अबोव इक्वेशन नाम दे दो इसको 5, इक्वेशन 5 रिप्रेजेंट्स critically damped charge, neither oscillatory nor deadbeat। ये भी ऊपर वाले की तरह है, नॉन ऑसिलेटरी है, ठीक है, डेडबीट है,
और क्रिटिकली डैम्प्ड है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, केस थर्ड हमारे पास रह गया। अब केस थर्ड के लिए, ठीक है, मैं अभी वीडियो को पॉज कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ी सी लेंथी हो गई है, अपलोड करने में मुश्किल हो जाएगी, तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको कंटिन्यू करता हूँ।